खैर मकदम आते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा समय की घाट कारण ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣੀਏ। ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਖੇੜੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ ਵਿਜੇ ਰੰਜਨ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ। ਨਾਲ ਮੈਮ ਗੀਤਾ ਰੰਜਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਰੂਪਮਾ ਦੱਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। मैम तो खैर मकदम आते हैं। और मेरे टीचर भी ने ते बहुत खास मेहमान भी ने कमल तिवाड़ी सर। मैं ये गल इत्थे पहला जिक्र करांगी कि मैं 2008 की गल है जो मैं थिएटर एंड टीवी डिपार्टमेंट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला च आई सीगी ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਈਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪੂਨਮ ਦੀਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਰਤੀਕਾਂਤ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਮ ਰਾਜਵੰਤੀ ਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਰ.ਪੀ. ਜੋਸ਼ੀ IPS रिटायर्ड, कविता शर्मा मैम आए हुए हैं। हाँ जी, तीर सर आए हुए ने। मैं बाकायदा तौर पर उन्होंने भी वेलकम आखदी हाँ। और जिन्नियां भी नामचीन हस्तियां, मैं तहे दिलों तुहाडा शुकराना भी करदी हाँ कि तुसीं साडे सद्दे ते आए हो। ते नाल मैं बहुत मुबारकबाद भी दिंदी हाँ इस घड़ी लई कि असीं सारे जुड़े हाँ ते स्वागत भी करदी हाँ। हाँ जी सर। हाँ, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। ये अमीर मिनाई का शेर है। और अज आप जिस आसमान की गल करन जा रहे हैं उहदे बारे संगीतकार नौशाद ने की किया। ऐसा कोई फनकार मुकम्मल नहीं आया, नगमों का बरसता हुआ बादल नहीं आया। ऐसा कोई फनकार मुकम्मल नहीं आया, नगमों का बरसता हुआ बादल नहीं आया। संगीत के माहिर तो बहुत आए हैं लेकिन दुनिया में कोई दूसरा सहगल नहीं आया। ये नौशाद की लाइन है। तो अज उस सहगल नाल रूबरू करांगे सर विजय रंजन। इन्हां दा जिहड़ा काम है और रिसर्च है वो 3-4 ऑडियो बुक्स दे विच हैगी है। तो हूँ तो सामने साक्षात बैठे है मैडम गीता रंजन, और इन्हों दोवां की वो मिन्नत है। बड़ी रिसर्च करके इन्होंने वो कुछ लभ्या जोड़ा कि उन्होंने बारे सैगल के बारे। हालांकि मैनू फखर इस गल का है कि मैं सैगल जिथे रहिंदा सी उहदे नाल दे मुहल्ले च मैं जम्मिया, और वो साडे घर दे बिल्कुल नेड़े सी। मैनू नहीं उन्ना पता जिन्ना इन्हां नूं पता। तो वो जलंधर च साडे घर तो मेरे ख्याल 1 फरलांग का डिस्टेंस भी नहीं सीगा उहदे घर का। पर जो ये कहेंगे वो सच बचन है और वो बिल्कुल पत्थर ते लकीर होगी, क्योंकि उन्होंने वो बारे स्टडी की है। तो हुण असीं शायद कुछ तुहाडे मूँहों सुनना चाहांगे, और उस तो बाद क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो साडे कोल मैडम बैठे हैं निरूपमा दत्त ये करनगे, या जिन्हें भी होर पूनम दीदी सिंह जिन्होंने भी करनी है वो पूछणगे। तो तुसीं अपना गलबात शुरू करो, या फिर एक संगीत का आगाज हो जाए, संगीत तो बाद सैगल का गाना शुरू कर दो। गमगीन मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना हाय हाय ये जालिम
अगर सैगल की बात चली रही है तो मेरा धीर साहब ने भी सैगल का गाना गाया है, तो आप हारमोनियम पे गाएंगे या वैसे ही गाएंगे? हैं, विदाउट हारमोनियम? ठीक है, फिर लेट अस थोड़ा नौकरी आ जाओ मेरे फील्ड में। तो इनका कोई ड्रामा देखा होगा पटियाला में। बस वो थोड़ा बहुत और बैंक की नौकरी छोड़ता कौन है, ये बात है ना। सर एक बार गृहस्थी में आदमी फंस जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है निकलना। उस रूटीन को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपके जो लाइबिलिटी साथ चिपकी रहती हैं, तो उसकी वजह से बस मैं रिटायरमेंट की वेट कर रहा था और रिटायर हुआ और शुरू हो गया पैशन। शुरू हो गया। अभी एक नेक्स्ट करके आया हूँ, फ्रीडम एट मिडनाइट, बॉलीवुड की है वेब सीरीज, तो उसका सीजन 1 एक्सपेक्टेड है दिसंबर में। ये उसी राइटर की है, लेपियर वाली है लेपियर की किताब है ना, फ्रीडम एट। शायद वही है, शायद वही है, उसी क्या पे बात। बना। बात करते हैं थोड़ी कंफ्यूजन है, वैसे इस उम्र में हो जाता है, सबको हो जाता है कंफ्यूजन, कितने लोग बैठे हुए हैं। मेरे दिमाग में था कि ये प्रोग्राम आपको लिख के दिया था मास्टर मदन पे होगा, क्योंकि सैगल की बातें बहुत हो चुकी हैं और सैगल से लोग काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी किताबें भी काफ़ी लिखी हैं। लेकिन जो आप लोगों के सबसे नज़दीक है, जिसका थोड़ा चंडीगढ़ से संबंध है, थोड़ा संबंध शिमले से तो पूरा संबंध है, वो है मास्टर मदन भाई। मैंने सोचा कि उसकी बाबत ज़रा ज़्यादा चर्चा की जाए, और क्योंकि आपने आगाज़ किया है सैगल से, तो पहले थोड़ी सी सैगल की बातें कर ले, फिर मैं मास्टर मदन को आऊँगा। ऑफकोर्स इन दोनों के रिश्ते की बाबत और इन दोनों के गाने में क्या क्या अंतर है, तफावत है, वो हम बात करेंगे। उन्होंने सैगल का गाना गाया, बहुत कॉम्पिटेंटली गाया, इसमें कोई शक नहीं, पर दैट्स नॉट टिपिकल सैगल। मैं शुरू कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ सैगल एंड व्हाट इज़ मदन, मास्टर मदन, क्योंकि एक किताब भी लिखी गई थी कि दूसरा सैगल और दूसरा सैगल मास्टर मदन। अब ये गाना तो छोड़िए, ये गाना टिपिकल सैगल का गाना नहीं है। अब दोनों में कॉमन क्या है? वो जो मास्टर मदन है वो दूसरा सैगल कैसे बन गया? और पहली बात तो ये है कि सैगल भले चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो जलंधर में जो भी पैदा हुआ, जम्मू में हुआ, और क्योंकि कोई जम्मू में पैदा हुआ था और जम्मू में रहा, पैदा चाहे मैं कहीं भी रहा, जम्मू में रहा, जलंधर का विरासत है, जम्मू की विरासत है। और जम्मू में क्यों भूल जाते हैं कि बड़े गुलाम अली खां के क्या कहते हैं, फादर वगैरह, चाचा वगैरह लाहौर और जम्मू में ही थे, वो जम्मू में ही काम भी करते थे, और जम्मू के संगीत की अपनी एक विरासत है, और हम सब उस विरासत में एक हस्ती को जानते हैं, वो हस्ती थी मलिका फखरात, वो सभी जानते हैं। और लेकिन उसकी कुछ गज़लें हैं, उन गज़लों का गाने का स्टाइल है, वो अलग बात है, लेकिन वो गज़लों का स्टाइल जो है जम्मू का, वो गज़लों का गाने का स्टाइल जो है सैगल में बिल्कुल सो क्योंकि जम्मू का संबंध पटियाला घराना से कहिए, पंजाबी घराना से कहिए, या कसूर घराना से कहिए, पाकिस्तान वाले पटियाला घराने में कहते हैं, कसूर घराने कहते हैं, उससे कोई संबंध नहीं। और मैं जिक्र कर रहा था कि पंजाब में बेसिकली क्लासिकल म्यूज़िक, और म्यूज़िक कहिए ना, म्यूज़िक के बेसिकली दो घराने थे जो रिकॉग्नाइज्ड घराने थे, लेकिन घराने तो बहुत है, कपूरथला का अपना घराना है, फलाने का, लेकिन दो सबसे बड़े घराने जो थे, एक को हम पटियाला घराना कहते हैं, रिकॉग्नाइज्ड है, और दूसरा घराना तलवंडी घराना है, जिसके लास्ट जॉइन रहे हैं जगदीश प्रसाद जी, और जगदीश प्रसाद जी का संबंध नालागढ़ और उस एरिया से थोड़ा रहा है, क्योंकि उसको शिष्य थे। और एक तीसरी बड़ी महान शख्सियत पंजाब से पैदा हुई, वो शख्सियत आपको हैरानगी हो गई, वो शख्सियत थी नालागढ़ में मौजूदीन। और मौजूदीन जो है, मौजूदीन इतने बड़े शख्स थे कि
कि जितनी हिंदुस्तान की तवाइफें थी जो ठुमरी गाती थी, वो उनसे गाना सीखना चाहती थी और उन्होंने देश की सबसे मशहूर तवाइफों को गाना सिखाया। और कहते हैं कि इन्हीं की वजह से, वजह बेकार की बातें हैं ऐसी, इन्हीं की वजह से उसकी जो मौत जो है जल्दी हो गई। मैं पहली बार सुना है कि तवाइफों से दोस्ती करने से जल्दी मौत हो जाए। अब फिर सुना जी उम्र बढ़ जाती है। ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। चलिए जो भी है, तो कमर से पाँव निकल आते हैं बाहर। अब ये है कि पंजाब में पॉपुलर घराने कौन से, ताकि उस कॉन्टेक्स्ट में हम इनको सैगल को डाल सके, उसके बाद बस बदलते हैं। सबसे पॉपुलर घराने जो थे, हम मानते हैं कि भाई सबसे बड़ा घराना तो यहाँ पर गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में एस्टैब्लिश हुआ। जब ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का रेनेसां चला और उसके लिए पंडित विष्णु दिगंबर ने जगह जगह एज ए मिशनरी अपने गंधर्व महाविद्यालय बनाए, दिल्ली में बनाया। और लाहौर वॉज ए कल्चरल सेंटर ऑफ नॉर्थ। सब मानते हैं कि लाहौर से बड़ा कल्चरल सेंटर कोई नहीं था, तो उन्होंने अपना सेंटर जो है, एक सेंटर लाहौर में बनाया। और लाहौर में उन्होंने किसको भेजा? सब बहुत बड़े हिंदूवादी और सबसे बड़े सिंगर अपने वक्त पे, और आज भी उसका कोई सिंगर नहीं हुआ। और इतने बड़े सिंगर थे कि उनका कोई शिष्य भी नहीं हो सकता। इतना जब बहुत बड़ा सिंगर हो जाता है, जब बहुत बड़ा हो जाता है, उसको फिर शिष्य नहीं मिलते, क्योंकि कोई भी शिष्य उनके नज़दीक नहीं मिल सकता। मैं नाम ले रहा हूँ ठाकुर ओंकारनाथ। ठाकुर ओंकारनाथ के 3 ही शिष्य हुए, और आज तीनों ही नहीं है। उनमें से एक गुजरात में था, अतुल देसाई, बाकी नहीं, कोई भी शिष्य नहीं हो पाया उसका, क्योंकि वो शख्सियत इतनी बड़ी थी, वो गायकी इतनी बड़ी गायकी थी कि कोई भी उसके नज़दीक पहुंचना मुश्किल था। तो वो गायकी जो थी, वो गायकी पंडित विष्णु दिगंबर ने जो गायकी सब जगह फैलाई, उस गायकी को हम कहते हैं ग्वालियर की गायकी। क्या कहते हैं? ग्वालियर की गायकी। ग्वालियर। लेकिन वो एक अलग बात है, वो कभी बात करेंगे, कभी मौका मिला किसी को इंडिविजुअली। इंटरेस्टिंगली ठाकुर ओंकारनाथ ग्वालियर की गायकी नहीं गाई। वो इतने एडवांस्ड हो गए थे कि अल्टीमेटली जिस तरह उनके हर गाने में, अगर आपने देखा होगा, किसी ने ठाकुर ओंकारनाथ के गाने सुने होंगे, मेरा ख्याल सभी ने सुने होंगे। ठाकुर ओंकारनाथ के गाने, कोई बीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध बीरा नाची रे, बहुत लोगों ने सुना होगा। बालकॉन्स में था, और नहीं पता होती है, बालकॉन्स में गाया है। उन्होंने वंदे मातरम भी गाया, लेकिन एक वंदे मातरम का तरीका अलग है आजकल, क्योंकि चर्चा होती है इन गानों की। और वो जो भी गाते थे, एक जिसे क्लासिकल म्यूज़िक में एक अलंकार है, उस अलंकार को हम कहते हैं मीट। मतलब एक सुर जो है उसको काफ़ी लंबा खींचते हैं, ग्लिस्मो, कि वो ग्लाइड करता चला जाता है, लंबा सा खींचते रहते हैं। तो वो गायकी जो है, वो गायकी उन्होंने अब्दुल करीम खां से ली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब्दुल करीम खां की गायकी पंजाब में चली, किराना चला। अब्दुल करीम खां बिलोंग टू किराना घराना। वो भी लोग कहते हैं किराना कुरुक्षेत्र से पास एक गांव से आया है, और टीवी वगैरह में बताते हैं किराना एक गांव था जिसमें से मुसलमान हिजरत कर रहे थे। वो भी आपने टीवी पे बार बार सुना होगा। तो ठाकुर जी अब्दुल करीम खां की किराना घराने की गायकी, किराना घराने में भी अब्दुल करीम खां की गायकी गाते थे। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि अब्दुल करीम खां किराना घराने की गायकी को इस तरह इंडिविजुअलिस्टिक, इतना अलग सा बना दिया कि वो ग्वालियर घराने की गायकी जैसी नहीं। मैं आपको, और सहगल खुद लिखते हैं
खुद लिखते हैं, लिखते नहीं हैं, बोलते हैं, लिखा तो लोगों ने बाद में है। वो खुद कहते हैं कि मैं एक दिन ट्रैवल कर रहा था, यू एवरीवन नोज़ कि रेमिंगटन टाइपराइटर कि वो सेल्समैन थे, वो एक दिन ट्रैवल कर रहे थे और उन दोनों जब ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो कई रात वो क्या कहते हैं, वो जो रेस्ट रूम होते थे रेलवे स्टेशन पे होते हैं ना, आज भी हैं, तो आजकल तो पॉड बच गए हैं, पहले ठीक से होते थे, अभी भी हैं। तो वो रह रहे थे, तो उसमें उन्होंने स्टेशन पे एक आवाज़ सुनी, एक गाना सुना, एंड ही सेज ही वाज मेस्मराइज्ड बाय दैट सॉन्ग, ही वाज मेस्मराइज्ड बाय द सॉन्ग, और अभिभूत हो गया उस गाने को। और उन्हें अपने कमरे से उठे, उसके पास गए, वो एक फ़कीर था, वो गाना गा रहा था, और वो गाना था अगेन, वो गाना ओरिजिनल गाना गाया हुआ अब्दुल करीम खान है, मैं आपको सुनाऊँगा। पिया बिन ना आवत चैन, आप लोगों ने कईयों ने सुना होगा, पिया बिन ना आवत चैन। मैं सुनाता हूँ आपको, उसका एक क्लिप सुनाता हूँ मैं। और सीधी सी बात है कि के.एल. सहगल के बस का नहीं था वो गाना गाना के.एल. से मतलब ही कुड नॉट, पर लेकिन उसके दिमाग में वो रहा है, एंड ही वांटेड टू सिंग दैट सॉन्ग, और अल्टीमेटली उन्होंने वो गाना गाया। फिल्म देवदास में उन्होंने विदाउट ऑर्केस्ट्रा, विदाउट एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पिया बिन न आवत चैन गाने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहता उन्होंने गाना गाया, एटलीस्ट गाने की कोशिश की। वो कहते हैं ना कि एक अंदर एक भूत समाया हुआ है, और वो जब तक भूत निकल ना जाए आपको चैन नहीं पड़ती। तो उनको वो गाना गाने का मौका मिला देवदास में, और उसमें एक सीन ठूस दिया गया जब वो बीमार होते हैं और एक जैसे कहते हैं ना बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं और खांसते हुए, मुझे खांसना इनका याद आ गया, खांसते हुए वो फिर उस गाने को गाते हैं। क्या जी? कभी खांसी नहीं आई मेरे को। नहीं, मुझे अच्छी बात चलिए, खांसी आ रही है आराम से। वो याद कराना था ना, यही रिकॉर्ड्स पे अल्टीमेटली आते हैं। चलिए आप सुनिए, ये मैं दोबारा सुनाता हूँ। ये अब्दुल करीम का पुरानी रिकॉर्डिंग, ये तो नहीं सहगल ही है, उसके बाद आएगा। अब ऑब्वियस है कि he couldn't come near अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान की आवाज़ इतनी रसी हुई थी और इतना मीन की गायकी थी, और जो पंजाब की गायकी है ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स, बट एक जो मुख्य फीचर है छोटी छोटी मुर्कियाँ और छोटे छोटे खटके आते हैं। आपने अगर एग्जाम्पल है नाकस सलामत का वो सुना होगा, ये क्या गाना है ना, सैया बिना सूना, बिल्कुल घर सैया बिना घर सुना। आप याद कीजिए उस गाने को, एक बार अपने दिमाग में लाइए और देखिए कैसी छोटी छोटी मुर्गियाँ लेती है। मुर्गियाँ में छोटी तान, इतनी छोटी तान कि जैसे वो माइक्रो तांस कह लेते हैं, माइक्रो तांस होती हैं, और कहीं कहीं वो खटका लेते हैं, हाँ ऊपर खटका जैसे। और यहाँ पूरा मीट का काम है, वहाँ खटके का काम है। जहाँ खटका होगा वहाँ मीट नहीं आ सकती। खटका इज सम काइंड ऑफ ए जंप, और मीट है सम काइंड ऑफ स्लाइडिंग, नहीं आ सकती। तो आप, उसकी इच्छा ये थी कि मैं अब्दुल करीम का किराना घराना गाऊँ, लेकिन इट वॉज बियॉन्ड हिम। ये सहगल की इच्छा थी।
सैगल वांटेड इसलिए तो ये है, ये सैगल ने खुद बोला बताया है इसमें मेरा जुम्मा दोष पोष जिसे कहते हैं तो और उसका दूसरा सैगल की बहुत इच्छा थी, एक बार ये भी उसने खुद कहा कि मैं फयाज खान आगरा घराना के डॉन, उससे बड़ा कोई सिंगर हिंदुस्तान में माना जाता है, नहीं हो पाया आगरा घराना के। और पंजाब का आगरा घराना के साथ बहुत बड़ा संबंध रहा है, बहुत बड़ा संबंध रहा है। पंजाब का जो उसका सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है पटियाला इसका ये किराना घराने ग्वालियर घराने का सबसे बड़ा जो विद्वान माना जाता था वो हमारा था दलीप चंद बेदी, जलंधर वालों को पता होगा। दलीप चंद बेदी ने फिल्मों में भी काम किया, इंटरेस्टिंगली ही आल्सो sang in the film। और उनके ही एक शिष्य ने जो चंडीगढ़ में रहे और वन ऑफ द ग्रेट गुरुज मिस्टर यशपाल यहाँ रहे, उनके शिष्य भी हैं जो भी आजकल आगरा घराने के सिखाते हैं। उनका एक स्टूडेंट भी है जो जिसने IAS से रिज़ाइन करके म्यूज़िक लिया है, और सब जानते हैं वो चंडीगढ़ के वैसे ये दीदार और चंडीगढ़। तो और आगरा घराना के दूसरे बड़े सिंगर पंजाब के हुए हैं मिस्टर सोन सिंह, और उनकी छाया नट जो है आज भी कानों में गूंजती है कि ऐसी अच्छी छाया नट कोई और नहीं गा सकता, सोन सिंह ही गा पाए। ठीक है, जो भी है। अब पंजाब में आगरा घराना का इतना इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी और जो सैगल साहब भी आगरा घराना फयाज खान से सीखना चाहते थे, और वो फयाज खान को इलाहाबाद की कॉन्फ्रेंस में मिले भी थे और उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और फयाज खान का जवाब था, इट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक, सतीश शाह कहते हैं कि ये ऑनर था, बट फयाज खान का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था, अरे आप तो सब सीखे हुए हैं, हम आपको क्या सिखाएंगे। इट्स अ वेरी पोलाइट वे ऑफ सेइंग नो, एंड यू कैन इंटरप्रेट, सतीश चोपड़ा जैसे लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं कि इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट गिवन टू सैगल। आई डोंट थिंक सो, इट वाज अ ग्रेट ट्रिब्यूट गिवन टू मिस्टर सैगल, इट वाज बियॉन्ड मिस्टर सैगल। क्योंकि उस वक्त क्यों बियॉन्ड था वो, दैट रीज़न आई कैन ऑल्सो गिव यू वाई इट वॉज बियॉन्ड मिस्टर सैगल। बाय द टाइम मिस्टर सैगल जो थे, KL सैगल, कुंदनलाल सैगल जो थे, वो इस कदर फिल्मों में रचे पिचे थे, एंड आई कैन शो हिज डिक्लाइन ऑल्सो। बाय द टाइम नौशाद ब्रॉट हिम, इट वॉज नॉट सैगल। सैगल तो कभी का वो अपना सिस्टम अपना गाना खो चुका था, मतलब नौशाद के बस का भी नहीं था सैगल को सैगल के स्टाइल में गवाया। तो उसने ये जो गम दिए मुस्तकिल, जिसकी बाबत बहुत चर्चा करता है कि जब वो मर गया था उसके साथ ये गाना चल रहा था, बिल्कुल बकवास बात है, ये बिल्कुल झूठ बात है। इट इज़ नॉट ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू, बिकॉज कर्फ्यू लगा हुआ था, 15-20 लोग अलाउड थे फ्यूनरल में जाने के। कौन वो बैंड बाजे के साथ ये गाना गाता चाहे गाम दिए मुस्तकिल, कितना मुश्किल है, जो भी है इसमें मैंने नहीं किया है। मैं इसकी चर्चा भी मैंने की थी उसके साथ, काफ़ी चर्चा की थी। मैंने कहा देखो ये छोड़ो, इसको भूल जाओ, ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं। एंड देन इट इज़ नॉट सैगल इटसेल्फ, ये एक यूपी का फोक वाला आदमी इसको गाने की कोशिश कर रहा है, और इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके। और देखिए, आप सोचिए कि यूपी वाला, इसमें पंजाबी ठेका नाम की कोई चीज़ है, पंजाब की एक स्पेशलिटी है तबले में, जिसको O.P. नैयर ने, गुलाम हैदर ने और बड़े बड़े लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, और आज भी एक्सप्लॉइट हो रहा है। उसको कहते हैं पंजाबी ठेका। ज़्यादातर ऑफकोर्स ये तो कहरवा था के नत्ती नाके धन्ना, और क्या सिंपलेस्ट पॉसिबल, नाके धनी नाके धन्ना, नाके धनी नाके धन्ना, डर बजाते जाते, वेरी पावरफुल, नशा आ जाता है उसमें भी, लेकिन इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए ठेका। लेकिन जो पंजाबी ठेका है, जिसके ऊपर O.P. नैयर ने इतना बड़ा इंस्पायर किया, गुलाम हैदर हु वाज द डॉन ऑफ हु स्टार्टेड द इंडियन फिल्म म्यूज़िक, ये जो आज फिल्म म्यूज़िक हम सुन रहे हैं, उसका आगाज़ जो है, उसका जो फादर कहा जा सकता है, दैट हैपन्स टू बी द लाहौर का ए डेंटिस्ट फ्रॉम लाहौर,
गुलाम हैदर, सिंपल सा डेंटिस्ट था। और क्या उसने डिस्कवर्ड लता मंगेशकर वाज डिस्कवरी ऑफ गुलाम हैदर, जैसे यू बी सरप्राइज टू नो इट। और तो वो बेसिकली दादरा धा धिन्ना धा तिन्ना धा धिन्ना धा तिन्ना धा तिन 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 धा दिन 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 धा, और कुछ नहीं, सिंपल। लेकिन उसको बजाने का ऐसा, पंजाबी ठेका बना देंगे जरा करिए ना, एक पंजाबी दादरा ही है लेकिन पंजाबी ठेके मैंने दादरा बोला है, सिंपल। अब इसको जरा थोड़ा इसका सिंगल, जिसको सिंगल होता है दादरा, ये तो ठेका है। इंटरेस्टिंगली ये ठेका सैगल के किसी गाने में इस्तेमाल नहीं। तो मेरा व्हाट आई वांट टू ड्राइव एट इज सिंपल प्रपोजिशन। माय सिंपल प्रपोजिशन इज दैट सैगल जो है ने पंजाब की विरासत को, पंजाब की विरासत नहीं थी, वो विरासत थी बेसिकली बंगाल के म्यूज़िक की। और सिंपल देखिए उसका म्यूज़िक देखिए, ऑफ कोर्स द वन ऑफ द वेरी रेयर पर्सन हु सैंग रविंद्र संगीत आल्सो। एंड एक फिल्म आई थी माय सिस्टर, याद होगा किसी को, उसके 3 बड़े मशहूर गाने हुए थे। वो तीनों गाने पहले जो थे, तीनों गाने पहले पंकज मलिक ने गाए। और इंटरेस्टिंगली पंकज मलिक के वो तीनों गाने जो थे वो उसका बाज़ार में रिकॉर्ड भी आ गया था। अगर आप वो तीनों पंकज मलिक के गाने सुने और उसके बाद उन्हीं तीनों गानों को सैगल ने, म्यूज़िक डायरेक्टर पंकज मलिक ही थे, लेकिन पंकज मलिक ने अपने तीनों गाने जो फिल्म में गाए थे वो बाद में वो निकाल के वही तीनों गाने सैगल ने गाए। आप दोनों साथ साथ रख लीजिए, मुझे बता दीजिए कि ये सैगल ने गाया है कि पंकज मलिक ने गाया है। इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी है। अब आप पूछ सकते हैं कि पंकज मलिक के जब गाने हो गए तो सैगल से क्यों गवाए? बिकॉज सैगल वॉज सेलेबल। और उस वक्त जब ये फिल्म बनी थी, दिस इज़ वन ऑफ द अर्ली फिल्म, सैगल जो है कलकत्ता छोड़ के बॉम्बे आ गए थे। एंड ऑफ कोर्स he could not much adjust to Bombay. He again tried to go to Calcutta, again came back to Bombay. और बॉम्बे में जब ये फिल्म बनाई थी माय सिस्टर, बड़ी चली वो फिल्म, बहुत अच्छी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड में बनी थी। और वन ऑफ द वेरी फ्यू फिल्म्स जिसमें बहन के साथ जो प्यार है वो बताया गया था। बहन के साथ प्यार की सिर्फ 3-4 फिल्में बनी हैं, तो वो ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट फिल्म जो बहन के प्यार के लिए बनी था। ऑफकोर्स उससे पहले एक बड़ी डेंजरस फिल्म बनी थी, वो महबूब ने बताई थी, वो उससे पहले बनी थी, वो भी बहन के प्यार के ऊपर। दैट बहन का प्यार इतना ज़्यादा जैसे कहते हैं पैशनेट हो गया था दैट इट स्टार्टेड बॉर्डरिंग ऑन इंसेस्ट। वो ठीक है, चलिए उसकी बात तो हम नहीं कर रहे। वी आर लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू मास्टर मदन एंड सैगल। अब उसके मुकाबले में ये लीजिए। और दूसरी बात, एक और बात है, अब मास्टर मदन के तो गज़लें, 2 गज़लें तो सब ने सुनी है, तो मैं वही 2 मेरे पास है। हाँ जी, वही 2 मेरे रिकॉर्ड में है। वो 2 गज़लें आपके पास हैं। खैर 2 गज़लें सब ने सुनी है। अब वो गज़लों में आप सुनिए, वो गज़लों में एक जैसे कहते हैं ना, एक चंचलता है, एबुलियंस, जैसे कि एक चंचल है, जैसे ये एक जो अंदर का जो सवाल है वो एक रोमांटिक चंचलता में बदलता जा रहा है। आइए आ जाइए फिर मेरी दुनिया मुंतज़िर है आपकी, फिर मेरी आगोश में गिर जाइए। क्या बात है, ये हवा, ये जो जैसे कहते हैं ना, आई वोंट से इंटेंस रोमांटिसिज्म, दिस इज़ द खुली हवा में चलने वाला एक रोमांटिसिज्म है। तो और उस सब इतनी चंचलता है जैसे वो, अब वो चंचलता सैगल में आ ही नहीं सकती थी। और क्यों नहीं आ सकती थी? और वो चंचलता का ना होना ये सैगल की स्ट्रेंथ थी। ये कैसे? आप बताइए। सैगल जब वो जम्मू में थे, बचपन में थे,
he lost his voice. हाँ ये भी सुना सुनिए, वॉइस he lost his voice. बहुत चली गई। तो उन दिनों जब मतलब इट मे बी पार्टली लॉस होता था, क्योंकि रिकॉर्ड्स तो उन दिनों होते नहीं थे कैसे इन चीज़ों के, तो उसकी माँ कहाँ लेके जाती उसको, तो उसी मोहल्ले में जिसके पास सभी लोग जाते थे, एक सूफ़ी फ़कीर थे, यूसुफ समथिंग नाम है, मेरी किताब में नाम है, तो सभी उसके पास ले जाते हैं। और ये बड़ा कॉमन है कि भाई बुआ बीमार हुए तो किसी पीर के पास ले गए, किसी दरगाह में ले गए, तो दरगाह वो घर के पास ही था और बस इज़्ज़त भी बहुत थी, तो सूफ़ी यूसुफ के पास ले गए और सूफ़ी यूसुफ ने उनको एक ही सलाह दी, अरे ज़ुबान आ जाएगी इसकी जो ज़ुबान है, इसकी जो स्पीच आ जाएगी इसकी, आप एक काम कीजिए, इसको नाम जाप करने को। नाम जाप मतलब उर्दू में उसने कुरान से लिया है कि यू गो ऑन रिपीटिंग अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह करो, मरा करो, माँ राम कहो, या यू कैन से एनीथिंग। 15 सेकंड के लिए आप सब लोग मेरे साथ जो भी नाम लेना हो, कुंडा चलो या कोई और सॉफ्टवेयर लेना हो, लेट्स सी कि साइकिल ही बोल, 15 सेकंड बोल के दिखाओ मन के अंदर ही अंदर, जस्ट डू इट। व्हाट हैपन्स, you start meditating inside. आपको लगता है कि आप जिसे कहते हैं ना स्टिल होते चले जा रहे हैं। ये नाम जाप कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसको आप अध्यात्म की चढ़ा दे, बट इट्स ए बेसिकली ए अटेम्प्ट टू स्टिल योर माइंड, स्टिल योर सेल्फ। और ऑफ कोर्स साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि मैं तो मानता नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं तो सुन लेते हैं हम भी कि भाई व्हेन यू आर सेइंग, एक ही वर्ड रिपीट कर रहे हैं, मरा 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 मरा, तो यू एक्सेल सो मच ऑफ ऑक्सीजन आउट, सो मच ऑफ यू कंज्यूम सो मच ऑफ शुगर, योर मेंटल प्रोसेसेस बिकम लिटिल डलर एंड डलर, और बहुत डल हो जाते हैं तो समाधि लग जाती है, यही कहते हैं ना। लेकिन इट्स ए सिंपल प्रोसेस कि व्हेन यू गो इनसाइड, व्हेन यू go on repeating the word, नाम जाप कहो या कुछ भी जो सूफी ने कहा, सैगल, and what had happened, सैगल did it because he had no option, या माँ का है या वाकई उसको मज़ा भी आ रहा होगा, क्या करेगा, अकेला आदमी बैठा हुआ क्या करेगा, मुँह से बोल नहीं सकता, तो he started doing it, and that is why आज कहते हैं ना सैगल की आवाज़ बड़ी सोच थी। अरे उसकी वजह ये थी कि that when you start doing this, your voice and your personality all become meditative होनी शुरू हो जाती है, meditative inner thinking शुरू हो जाती है, और उसमें वो सोच आ जाती है। अब दूसरी क्वालिटी ये थी उसमें कैरेक्टरिस्टिक, एक तो जिसे आप सोच कहते हैं, दैट क्वालिटी ऑफ मेडिटेटिव केम फ्रॉम यूसुफ, और दूसरी क्वालिटी क्या थी उसकी, जो नेज़ल, उन दिनों वो नेज़ल क्यों थी, उन दिनों जो भी गाते थे, स्पेशली बाइयाँ हमारी वाइब्रेटो में गाती थी, और दे पर्पसली यूज्ड टू सिंग विद नेज़ल, नाक से गाना। और ये हर एक बाइयों का आप देख लीजिए, थोड़ी आवाज़ हस्की हो जाती थी और थोड़ा नाक से गाती थी। रीज़न वॉज वेरी सिंपल, माइक तो थे नहीं, और आज के माइक तो इतने वो क्या कहते हैं सेंसिटिव हो गए हैं, तो मैं तो मजाक में कहता हूँ कि ये बच्चे गाना नहीं गा रहे, ये बच्चे जुगाली कर रहे हैं वो जितना सॉफ्टली गाओ और वो पकड़ रहते हैं। अब वहाँ जो है माइक तो बड़े क्रूड से माइक होते थे, और अगर माइक और क्रूड माइक से उसके बावजूद भी आपको अपनी आवाज़ थ्रो करनी पड़ती थी। थिएटर वाले आदमी जानते हैं कि यू आर टॉट टू थ्रो द वॉइस, और फॉर थ्रोइंग द वॉइसेस देयर आर वेज, एंड द नेजल वॉइसेस go further than the normal voices.
बिल्कुल सही। सो उस ज़माने की एक ट्रेडिशन थी, एक तरीका था गाना सिखाने का। मतलब हिंदुस्तान की म्यूज़िक में प्रॉब्लम यही है कि जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, वॉइस कल्चर की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। थिएटर में तो थोड़ी दी जाती है। और आई हैव सीन द वॉइस कल्चर ट्रेनिंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स। आप मानेंगे नहीं, वो कहता है 2-2 किलो का पेट में रख के फिर वो कहते थे आप ज़रा गाओ लेट के। सो देन द वॉइस कल्चर बिकम्स डिफरेंट, यू नो। गाना जो है यहाँ से नहीं निकलता, गाना नीचे से, छाती से। और आई नो वो एक जो थी वो ख़त्म हो गई। और सहगल में भी वो मेडिटेटिव क्वालिटी, वो नेज़ल क्वालिटी, और अंदर ही अंदर जैसे कहते हैं ना, दैट विच प्रोड्यूसेस द एसेंस ऑफ म्यूज़िक। और एक ने तो बड़ी अजीब सी सिमली दी है, मुझे अभी तक वो सिमली मुझे समझ नहीं आई। एक ने कहा है कि इट इज़ क्लॉइंग सर्पेंट, एक सर्पेंट जो कुंडली मार रहा है अंदर ही अंदर। उसने क्यों कहा? वो एक सफ़ेद सांप अंदर ही अंदर कुंडली मार रहा है, और ऐसा लगता है कि वो गाना जो है वो बाहर आ रहा है। इससे अगर जिससे परसेप्शन है, आप माने ना माने, लेकिन एक बात तो सर्टन है कि वो सहगल गाना ऐसे छू लेता है। और उसके बाद आप मास्टर मदन पे आइए। मैं मास्टर मदन की जो सॉरी, इफ़ यू वांट आई कैन क्लोज इट हियर। नहीं भाई ना कब चलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ मास्टर मदन। ये ताने जो हैं, ये ताने बाइयों की ताने हैं, ये ताने कोठे की सिंगर्स की ताने हैं, ये ताने क्लासिकल सिंगर्स की ताने हैं, छोटे छोटे में। नो गज़ल अल्टीमेटली, आज गज़ल मतलब रूप बदल गए हैं। आज तो गज़ल रही नहीं है। आज तो वैसे भी ख़त्म हो गई है गज़ल हिंदुस्तान में, क्योंकि ये गज़ल जो थी एक गुफ्तगू है। ये छोटी महफिलों में आपस में बात करने का जिक्र था। और मैं एक शेर बोलता हूँ, मैं उसके लफ्ज़ों की खूबसूरती है, फिर वही दानिस्ता ठोकर खाइए। अब इसमें आप गज़ल में दानिस्ता के ऊपर एम्फोसिस नहीं डालेंगे तो क्या गज़ल रह जाएगी। और दानिस्ता के इर्द गिर्द आप थोड़ा एलेबोरेट करेंगे, उस पर अलाप लेंगे, उस पर हरकत करेंगे। सो दैट इज़ हाउ द गज़ल इज़ मेड। जो गज़ल, इसलिए हम कहते हैं कि गज़ल, रियल गज़ल, जो बड़े फ़याज़ खान ने भी गाई, सभी ने गाई, बड़े ग्रेट सिंगर्स ने भी गाई गज़ल। गज़ल इज़ बेसिकली ये दादरा, दादरा इज़ बेसिकली ए ठुमरी विद मोर वर्ड्स बिकम्स दादरा। और क्योंकि वर्ड ज़्यादा हैं ठुमरी के मुकाबले में, उसकी बहर हम छोटी करना शुरू कर देते। और वो छोटी बहर करते करते हम या उसको ज़्यादातर उसका जो ताल है वो भी दादरा लेना शुरू कर देते हैं। सो ऑल दीज आर रिलेटेड। सो ये जॉनर जो है, जॉनर भी दादरा है, और जो तबले का प्रकशन है वो भी दादरा है। ऑफ कोर्स उसके कई रूप बना दिए। फिर दादरे की जो रूपक में भी गज़लें गाई गई। रूपक इसलिए है कि अगेन इट्स ए कॉम्बिनेशन, 2 इकट्ठे हो जाते हैं, आपका 4 मात्रा भी इकट्ठा हो जाता है, 3 भी इकट्ठा, लेकिन दादरा का एक एलिमेंट आ जाता है। दिस इज़ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि दादरा का एलिमेंट आना जो है प्रकशन में भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रूपक की ताल हो और चाहे वो उसकी ताल हो। ठीक है। तो ये जो चंचलता है, ये चंचलता कहाँ से आई? अब सहगल, ये दूसरा सहगल नहीं हो सकता। आप देखिए ये चंचलता जो है। और अगेन इसकी भी मैंने आपको ये फ़ोटो इसलिए दिखाई, बड़ी मुश्किल से मुझे ये फ़ोटो मिली है। ये फ़ोटो जो है, अगर आप इसकी पगड़ी देखें, पगड़ी देखनी है। ही इज़ बेसिकली ए सिख जेंटलमैन। मास्टर मदन वॉज बेसिकली ए सिख जेंटलमैन, ही वॉज बॉर्न इन ए सिख फैमिली। तो वो सिखी पगड़ी भी डालता था, सिखी पगड़ी भी डालता था। आप कह दो उसको, वो सिखी पगड़ी भी डालता था जो नॉर्मल पगड़ी होती है। और जो बाहर निकलता था तो
प्रोग्राम्स वगैरह में वो यही पगड़ी डाल के जाता था। लेकिन घर में बैठ के कहते हैं कि शीशे के सामने बैठ के इस टाइप दिस टाइप ऑफ पगड़ी, ये पगड़ी जो है शंकर राव व्यास वगैरह सब ऐसे ही पगड़ी डालते थे। सो हिज फैसिनेशन फॉर दिस ग्वालियर घराना, नॉट द अब्दुल करीम खान का नहीं, किराना नहीं, इसका, लेकिन इसकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो किराना घराने में। सो द ओनली कॉमनैलिटी बिटवीन देम इज कि एक किराना घराने का व्यक्ति था पर फैसिनेशन फॉर ग्वालियर, लेकिन ये सैगल के अब्दुल करीम खान के साथ इसका कोई असर नहीं था और सैगल भी अब्दुल करीम खान को एक्सेप्ट नहीं कर सका। आगरा जो पंजाब में सबसे पॉपुलर घर, सबसे मतलब एटलीस्ट पॉपुलर घराना था उन दिनों, जब मास्टर जी आया करते थे सिखाने बच्चों को, तो नॉर्मली आगरा की बंदिशें होती थी और लेकिन नहीं हो पाया। एक चीज़ कहिए कि ये सबसे पहली परफॉर्मेंस उसने 3 साल की उम्र में दी। ये हाँ, मैं आई विल उसने कहाँ आई विल से कम सीखा टू होगा? दैट। और ये ऐसी प्रोडिजी थी कि 3 साल में, मेरे पास है वो गाना, वो कहता है 3 साल में गाया, वो सैनिटोरियम, कसौली का सैनिटोरियम है ना, उसमें गाया। और बस को कोई 3.5 साल कहता है, कोई 5 साल भी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं। वो गाना है मेरे पास, मैं सुना सकता हूँ आपको, लेकिन इट विल टेक टाइम। वो गाना वाज सिंपल गाना, जैसे घर में मास्टर जी बच्चों को सिखाते हैं ना, तो वो गाना गा रहा है एंड ही इज़ मोर बॉदर्ड अबाउट द ताल, बड़ा जैसे सोच सोच के बच्चे गाते हैं ना, और आ रहा है और बड़ा खूबसूरत गाया है, बहुत खूबसूरत गाया है वो गाना। और ये जो 2 गज़लें हैं, ये 2 गज़लें उसने 8 साल की उम्र में गाई। हैरत, ये हैरत, असली हैरत ये हैरत है कि 8 साल की उम्र में इसको पंडित अमरनाथ ने कंपोज किया था। अगर आपको पंडित अमरनाथ का जिक्र करना हो, ऑफकोर्स पंडित अमरनाथ 2 बहुत, एक गुरु पंडित अमरनाथ थे जो बहुत बड़े थे। ये गज़लें तो सागर निज़ामी की हैं। हाँ, मैं भी कहता हूँ, बड़े गुरु, बहुत बड़े गुरु थे पंडित अमरनाथ। और दूसरे ये अमरनाथ, वो पंडित, उनको पंडित अमरनाथ कहते थे, वैसे थे चावला वो। और इंटरेस्टिंग पार्ट इज़, नाम भूल गया, उनके 3 शिष्य थे चंडीगढ़ में, कालका चंडीगढ़ के बीच में उसके 3 शिष्य थे। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हर साल हम किसी न किसी को बुलाते थे, ऑल द 3 आर नो मोर। मैं पूछ रहा था उनका, भाई क्या हुआ, हरविंदर सिंह कोई था यहाँ सितारिया, कालका में चला गया था, बट ही सेड ही डाइड एक्सेट्रा, बट ही वाज क्वाइट पॉपुलर। पंडित अमरनाथ वाज क्वाइट पॉपुलर। वो शिष्य थे उसके, आमिर खां के शिष्य थे। और आमिर खां की आवाज़ थोड़ी ज़रा हल्की थी कंपेयर टू पंडित जी की आवाज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन पंडित जी भी नहीं रहे। उनकी जो एक शिष्या थी, एक ही शिष्या थी दिल्ली में, शी कमिटेड सुसाइड, क्या कर सकते हैं। अब उनकी बेटी है जिसको गाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन गाने पे बातचीत करती रहती है। बिद्दू चावला है उसका नाम, आपने सुना होगा कभी रेडियो पे या टीवी पे। खैर उसको छोड़िए। ये पंडित अमरनाथ थे, फिल्मों में थे पंडित हुसनलाल भगतराम, 2 भाई थे ना, उनके बड़े भाई थे, उनके बड़े भाई थे। और कई किस्से हैं, कभी मौका मिला तो सुना देंगे आपको, पंडित अमरनाथ के और हुसनलाल के और लता मंगेशकर के, इन तीनों के। ठीक, वो किस्सों को छोड़िए आप, तो वी कम बैक टू दिस, वी कम बैक मास्टर मदन। तो पंडित, और तबले पे हीरा लाल, पंडित हीरा लाल वाज ऑन तबला। और देखिए क्या कंपोजिशन कर गया है। और ये इसको लिखा था सागर निज़ामी ने। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सागर निज़ामी वैसे तो बड़े ही, जैसे कहते हैं ना, जोशीले कवि थे, हैं, विद्रोह के कवि थे, पैट्रियोटिज़म पे लिखते थे, देश की बड़ी बड़ी बातों पे लिखते, मतलब स्वतंत्रता पे लिखते थे। लेकिन देखिए ये 2 गज़लें, हैरत से तक रहा है, ये 2 गज़लें ऐसी लिख गए। मैं तो बात करता हूँ, फिर मेरी आगोश में गिर जाइए, वो क्या है, मुड़ मुड़ हैरत से दिख रहा है, वो क्या है, मुड़ मुड़ के हैरत से तक रहा है, उसमें है ना, एक मंजिले हयात से गुम कर गया मुझे। सुनिए जरा,
मंजिले हयात से गुम कर गया कर गया मुझे, मुझे मुड़ मुड़ के तेरा देखना मुझे, वो राह देखना मुझे। राह में मुड़ मुड़ के तेरा देखना मुझे। वाह, क्या वाह, बात है। ऐसा मतलब इतनी डेलिकेट नज़में उस आदमी से जिसे कहते हैं वो क्या कहते हैं देशभक्ति का शायर और जोशीला शायर था, ऐसी लाजवंती जिसे कहते हैं टच मी नॉट कविताएं, ये 2 गज़लें लिख गया और उसके बाद उसने तीसरी गज़ल ऐसी लिखी। एक ऐसा अजीब सबब है कि एक 8 साल का लड़का एक जिसे कहते हैं क्विंटेसेंशियल गज़ल स्टाइल में गज़ल गा गया। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने क्विंटेसेंशियल स्टाइल में गज़ल गाई। सर मैं दूसरी तरफ आता हूँ। हाँ। अब अगर 3 साल का लड़का ये गा रहा है और ताल सुर ताल में गा रहा है तो ही इज नॉट लर्न फ्रॉम एनीबॉडी, और वो कहाँ से लाया वो? नहीं देखिए मैम, ये बहुत बहुत गलतफहमियाँ हैं। नहीं ठीक है, आप मानिए ऊपर का दिया, लेकिन अल्टीमेटली तो रिश्ते ह्यूमन एफर्ट, कोई आमद नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, इट्स बेसिकली ह्यूमन एफर्ट। कोई भी सिंगर जो है जितनी आप चाहे कोशिश कर ले कि अनट्रेंड नहीं, इसके 3 मास्टर मदन ने 3 लोगों से सीखा है। 3 साल की उम्र में तो नहीं सीखा होगा। 3 नहीं, और मास्टर तो आधा, और नहीं वो मैं कहता हूँ बच्चों की तो 3 साल तो नहीं था, 5 साल होगा, 3.5 साल होगा, इट्स डिबेटेबल इशू, पर होगा था बच्चा ही। सीखा तो बाद में ही होगा। ठीक, बच्चा तो बाद नहीं, सीखा तो बाद में हुआ। 3 साल की उम्र तो नहीं होगी, 5 साल की उम्र है। 5 साल की उम्र में तो बहुत अच्छे तबला नवाज आए हैं। 5 साल की उम्र में तो उसका भाई भी गाता था, मास्टर मोहन भी गाता था। गाता नहीं था। अरे ऐसा क्या, मास्टर मोहन ने हर वल्लभ में वायलिन बजाई है। क्या बात। मास्टर मोहन को छोटे मोटे चीज़ थोड़ा थे, और दोनों भाइयों ने हरवल्लभ में गाया है। तो गाया नहीं, एक ने हारमोनियम, एक ने वो वायलिन बजाई है, इसने गाया है, हरवल्लभ में गाया। तो ऐसा लीजेंड बन जाता है। ऐसा नहीं है। और इंटरेस्टिंगली प्लेटफॉर्म मिल जाने आपने सिर्फ मास्टर मोहन की बात की है। मास्टर मोहन अल्टीमेटली सेटल्ड इन चंडीगढ़, और उसके घर के बाहर एक तख्ती लगी थी, मास्टर मोहन ब्रदर ऑफ मास्टर मदन। ये घर था। अब 18 सेक्टर 27 से कुछ है ना, वहाँ से मैं गुजरता था ना, तो आई सॉ दैट हाउस। तख्ती इंटरेस्टिंग थी, और मैंने उसकी फ़ोटो भी दी है कहीं पर। लिटिल इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो बस लेकिन 3 लोगों से सीखा। पहला सिखाने वाला 3 नहीं 4 लोगों से। पहला उसने सीखा अपने बड़े भाई मास्टर मोहन से, एंड ऑब्वियसली घर में एक एटमोसफियर था, बड़ा भाई गाता है। कितना एज गैप क्या था इन दोनों का? हाँ जी, एज गैप क्या था दोनों का? बहुत था मेरे ख्याल, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, आई डोंट कोट मी नाउ, मतलब क्या इतना बहुत ज़्यादा कि था। वो सिखा एवरीवन से पाया उसे? कहीं मैंने पढ़ा है, अब याद नहीं आ रहा मुझे। इतना बड़ा था कि वो तो सिखा पाया, इतना learned था। 17 ईयर्स कहते हैं, पर बड़ा कठिन है मानना, पर 17 ईयर्स कहते हैं। और ये इट मे बी लेस आल्सो। तो इसका भी ये है कि 5 साल की उम्र थी कि 3 साल की उम्र थी, कोई 3.5 साल भी कहता है, चलिए छोड़िए। बट फैक्ट इज कि घर में एटमोसफियर था, एंड के.एल. सहगल यूज्ड टू स्टे इन देयर हाउस। अच्छा, होटल बिल्डिंग आज भी डिलैपिडेटेड हालत में है, लेकिन लोग रह रहे हैं आज उसमें भी। लोअर बाजार शिमला में आप जाइए तो बुटेल बिल्डिंग वहाँ है, और क्योंकि वो शिमला का था, पुराने लोग तो खैर उनके कंटेम्प्रेरी तो नहीं मिलेंगे, उनके सहगल के या उसके, लेकिन उनके बच्चे और एक इंटरव्यू तो आई थी, उसके पोते, एक उनका था मित्र, वही दुकानदारी था, उसके पोते की इंटरव्यू भी आई है कि हमारे बाप, हमारे जी कहता दादा ये कहते थे वगैरह। वो ठीक है, लेकिन दैट इज ओनली। तो पहले तो मास्टर मोहन थे, फिर ही केम अंडर, की माँ उनके पास लेके गई थी। कलेर वाले एक सिख संत हैं कलेर वाले, बाबा नंद, लुधियाना के पास है ना कलेर, तो कईयों ने, तो उनके साथ उनका संबंध बहुत था, और उनके लिए उसने बहुत गाया भी। और फिर उसके बाद और बने, फिर उसने सीखा पंडित रघु राई कुछ ऐसा, गोसाई
एक मिस्टर गोसाई रघु 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 राम, जो भी है मुझे नाम एग्जैक्टली, पर वो गोसाई थे। सो ये 3 तो लोगों से सीखा है, इसमें तो कोई शक नहीं। 3 लोगों से सीखा है। और ज़रूर आई वॉन्ट टू सरप्राइज कि किसी भाई से भी गज़ल गाना सीखा हो तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज। अम्बाला में एक तवाइफ थी जिसके यहाँ आई विल कम बैक टू दैट। आप कह रहे हैं तो वो भी, अब जब ये इतने बड़े हो गए तो ऐसी किंवदंतियाँ, ऐसी जो टेल्स बहुत फैल जाती हैं। पर आई वुड से दैट 90% ऑफ दीज स्टोरीज कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड। आई वुड से दे आर फॉल्स। कोई बाद में सच निकल आए तो क्या करेंगे लेकिन दे आर टेल्स ओनली, कहीं वी कांट ऑथेंटिकेट दैट। तो उसके बाद उसने 2 गज़लें गाई जो बहुत मशहूर हुई। लेकिन मैं आज ही जिक्र कर रहा था कि द वे ही सैंग 2 शब्द तेग बहादुर के शब्द। अब ये भी एक अनदर विडम्बना है जो सागर निज़ामी के साथ हुई। खैर गुरु जी के साथ तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कुफ्र हो सकता है लेकिन बट वी आर ए मोर लिबरल कम्युनिटी। अब गुरु तेग बहादुर इज़ नोन टू अगेन ए वॉरियर टाइप ऑफ शब्द कि हम मैदान में अपने आप को खेत कर देंगे, मतलब मैदान में हम मर जाएंगे लेकिन हम जो भी करने, वो बड़ा फेमस, वो बहुत फेमस है। वो शब्द बार बार गाया जाता है और फिल्म तमस में भी गाया जाता है, तमस में भी गाया जाता है। हाँ हाँ वही सेम। मतलब आप हैरान होंगे कि गुरु तेग बहादुर ने भी रोमांटिक शब्द लिखे। मुझे गुरु ग्रंथ साहब में एक गुरु ग्रंथ साहब में एक ही मिला था, बाबा रामानंद का एक शब्द मिला था, बड़ा ही रोमांटिक शब्द, बहुत ही अच्छा शब्द है, मुदेर शब्द। रामानंद का एक ही शब्द है पूरे गुरु ग्रंथ साहब। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये सुनाता हूँ, वो ज़रूर सुनिए आप। गुरु ग्रंथ साहब में जो भी शब्द है वो बांध दिया गया है कि ये इस राग में गाया जाए। 31 राग हैं। आप बड़े लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो गलती हो तो आप सुधार दीजिएगा, पर जितना मुझे पता है तो उस राग। और देखिए हेयर इज मास्टर मदन गा रहा है उसी राग ने छोड़ा, लेकिन स्टाइल जो है वो जो ग्रंथियों का स्टाइल है, जो गायने का स्टाइल है, वो उसमें काफ़ी फेरफार है। और क्या खूबसूरत गाए हैं आप, यू कांट बिलीव। और इसी तरह जब उसने जब हिंदू भजन गाए हैं वो तो खैर हमारे, मैं आपको थोड़ा सा उसके क्लिप्स देता हूँ अगर आपको। ये है गुरु ये चेतना है तो चेतला है। अब ये वहाँ कैसे गाया जाता गुरुद्वारों में और इसने कैसे गाया, राग वही है। ये सर हमें कभी सुनना हो तो कहाँ से मिल सकते हैं? गूगल पे अवेलेबल है? अब गूगल पे है? नहीं, मैं मेरा एक्चुअली मैंने ये कहा था, मैं इनसे जिक्र कर रहा था कि मैंने जब पहली बार ये ऑडियो बुक बनाई जी, जैसे आप मैं कितना क्राउड होगा, 200। आई वॉज अमेज्ड, यू नो, एवरीवन वांटेड दैट बुक, एवरीवन वांटेड। हमने कहा हमारे पास तो है नहीं। और इंटरेस्टिंगली वो जो किताब मांग रहे थे, देवर ऑफ कोर्स
इट वॉज एल्डरली पीपल, यंगर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था, एल्डरली पीपल। और एल्डरली पीपल में देयर वर मोर वुमेन हु वांटेड दिस। और एक तो ये हालत हो गई कि वो मेरे दोस्त के पास गई, मुझे ये दिलवा दो। उसने कहा यार कुछ भी करो, ये उनको दे दो। एंड शी टोल्ड मी कि जब उनके बेटे की शादी हुई थी तो मास्टर मदन को बुलाया था, तो हम तो इसको लिए बगैर जाएंगे नहीं। तो और एक ने खरीदा कि मुझे 10 कॉपी दे दो। मैंने कहा भाई आपने सुनना है, 10 कॉपी लेके क्या करेंगे? नहीं, ये प्रेजेंटेशन के लिए किताब है, ये प्रेजेंटेशन के लिए किताब है। यू नो ओल्डर जनरेशन में दिस वाज ए काइंड ऑफ ट्रिब्यूट एवरीवन वांटेड, और कुछ नहीं। तो मैं आपको ये प्रेजेंट करता हूँ। तो मास्टर मदन का ये था। और बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज व्हाई आई रोट दिस बुक वाज कि भाई 2 गज़लों के अलावा किसी को पता ही नहीं। और 2 गज़लों के मुकाबले में मैं आपको भजन सुनाता हूँ ये मास्टर मदन के, they are I mean from musical point of view they are far superior in terms of the I would say the music technology technical aspects देखे जाएं तो उससे भी बहुत है। मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, फिर उसकी बात करता हूँ। Let me- मन ये भी शब्द उन्होंने गाया। ये शब्द तो ऑफकोर्स जगजीत ने भी बाद में गाया। अरे ये सुनिए, ये गौर से सुनिए ज़रा। बिनती मानो काना दे ना, देखिए मोरी बेनती सुनो काना दे, ना छेड़ो, ना छेड़ो। अब एक कृष्ण के साथ वो जो रोमांटिसिज्म है विच गोज अप टू प्रैक्टिकली फिजिकलिटी, चोरी चोरी चोली मेरी खोली, वो पंडित जी ने पंडित रविशंकर ने भी वो गाना सुनाया ना, सांवरे सांवरे काहे करो पर चोरी चोरी। वो मतलब कृष्ण के साथ ये एक छेड़छाड़ का बहुत रोमांटिसिज्म है, पर उसको एक्सप्रेस करने का तरीका देखिए। मोरी बिनती सुनो गाना दे, यहाँ क्लोज किया, फिर उसको एक्सटेंड किया, ना छेड़ो। सी द कंपोजिशनल क्वालिटी एंड द वे ही सैंग इट। और काहे को रात गई, ये है कि भजन का एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। जैसे गज़ल का एसेंशियल एलिमेंट्स है कि एक ही जो उसका कोर शब्द है, कोर अल्फाज है, उसको ऊपर। भजन में विनती के साथ एक पुकार होती है। आप एक पुकार करते हैं क्योंकि मांग रहे हैं, पुकार होती है। अब देखिए इसने पुकार कैसे है। सो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ भजन भी इसमें हैं। और वो जो शरारत का पार्ट है, भक्ति भाव के साथ शरारत का पार्ट है, रार कर रही है, ना छेड़ो कर रही है, वो कर क्या उसको क्या खूबसूरती से प्रेजेंट किया है। दैट्स व्हाई आई से फ्रॉम द म्यूज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू दे आर फार सुपीरियर टू द 2 गज़ल जिसकी बात करते हैं। ऐसे ही 2 शब्द हैं, ऐसे ही 2 भजन हैं विच वी हैव इग्नोर्ड कम्प्लीटली। पंजाबी के भी हैं, हाँ पंजाबी के भी 2-3। हाँ, उसके बाद दो पंजाबी के हैं, वो दे आर वेरी ऑर्डिनरी, आई एम सो सॉरी टू से, वो हैं। और कुछ हैं जो मिल नहीं रहे,
एक फिल्म का था भक्त कबीर में भी उसने गाया था, जो मिल नहीं रहे, और कहते हैं एक पाकिस्तान में कोई व्यक्ति, उसके बाद हमने थोड़ी बहुत कोशिश की थी लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। तो मैंने जो ये मेरे पास जो आए थे ये 8 और 9 गाने जो आए थे मेरे पास, पूरी हालत में आए थे, जिसे कहते ना, अब देखिए इनकी क्वालिटी ऑफ वॉइस वगैरह। तो मैंने थोड़ी मेहनत की, लैब में जाके इसकी क्लीनिंग की, तो वो आजकल आसान हो गया, डिजिटाइज हो गया है, तो आई वॉज एबल टू मेक द प्रेजेंटेशन। अब ऑफ कोर्स जो आप कहते हैं अम्बाला की कोई, देखिए ये सब ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और सुनिए भी ऐसी बातें, अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा जो है इतना महान है, इतनी कहानियाँ बन गई उसकी, तो उसकी ऐसे ही उसकी मौत की बात है। ही डाइड एट ए वेरी यंग एज। कहानियाँ हैं, कोई कहता है कि अम्बाला की जो बरकरी खिला दिया था, संदूर खिला दिया था, पान खिला दिया था। एक कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस के बाद जहाँ उसने गाया था, तो जब कैंटीन में बैठा था और उसको दूध पिला दिया था जहर वाला, कोई कुछ कहता है। ऑफ कोर्स यहाँ तक लोगों ने कहा, हमने देखा है उसका शरीर नीला हो गया था शिमला में जब हम रहता था, लेकिन आई डोंट गिव मच टू दीज स्टोरीज। असली स्टोरी ये है कि ही ऑलवेज हैड ए वेरी वीक हेल्थ, वेरी फ्रेजाइल है, और उसको और लास्ट में उसको एक कंसर्ट में 500 रुपये मिला था, कलकत्ता कंसर्ट के 500। तो मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, ऑफकोर्स इट्स अनचैरिटेबल, कि घर का इतना लालच हो गया था कि एक कंसर्ट के बाद दूसरी कंसर्ट का तीसरी कंसर्ट के बाद एट हिज वीक बॉडी कुड नॉट That time was quite a sound. उस टाइम 45 में तो मर भी गया, वो क्या बेचारा करता। And some even alleged that some singer, they were jealous of him and because I don't give much authenticity ये to it, काफी बात क्योंकि ये ज़रा मतलब there were stalwarts, I want to say, इतने बड़े बड़े stalwarts थे, और इतने बड़े लोगों के लिए पैटर्न्स भी बहुत बड़े थे। मैसूर का महाराजा, एवरीवन नो, इवन गौहर जान को अल्टीमेटली उसने पनाह दी, और जब ये बड़े गुलाम बड़े अब्दुल करीम का बड़ौदा से भागे, तो देवर पैटर्न्स एवरीवेयर, छोटे छोटे नवाब भी बड़े बड़े पैटर्न्स हो गए थे। तो जो बड़े लोग सिंगर्स थे उनको तो पैटर्न मिल रहे थे, पर और ये कोई क्लासिकल लेवल में, क्लासिकल म्यूज़िक में कोई इतना बड़ा नाम नहीं था। ये अभी भी ऐसे कॉन्सर्ट ऑफ है, वो कहता क्रूनर ही था। इट वाज, अभी सैगल कॉल्ड हिमसेल्फ ए क्रूनर, सैगल नेवर वेंट बियॉन्ड ए क्रूनर। ये ही वेंट स्लाइटली बियॉन्ड ए क्रूनर बिकॉज ही वाज नॉट इन फिल्म। अगर ये फिल्म में आता तो ये भी क्रूनर बन जाता। सो हिज चैलेंज वाज नॉट विद दोज पीपल जहाँ पैटर्नेज मिलता है। हिज चैलेंज वुड हैव बीन मैक्सिमम, कुछ दिनों तो है जिसको कुछ नहीं, फिल्म इंडस्ट्री वाज एक्सपेंडिंग सो मच, और लाहौर में तो इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री थी, एंड जलंधर वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, क्योंकि सारे डिस्ट्रीब्यूटर तो जलंधर में थे फिल्मों के, तो दे हैड ए से। तो आई डोंट, मतलब मेरा थ्योरी है, मेरी भी थ्योरी है, और बाकी भी प्रिजम्पशंस हैं, तो कुछ लोग ठीक है। आई डोंट गिव। तो सर कुछ लोग सैगल पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं, जबकि सैगल तो इस तरह का बंदा ही नहीं था। ही वाज सो जनरस। अब 500 रुपये की बात करते हैं, He was वो generous. जलंधर में उतरा जब व्हेन ही वाज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, उसको पता था कि अब मेरी ज़िंदगी नहीं है, तो स्टेशन पे उतरते ही उसने नया कोट एक भिखारी के ऊपर डाल दिया, वो फ्रंट से ऊपर आ रहा था। दैट वाज नवंबर समथिंग 46, और उसके बाद उसने जेब से पैसे निकाले, मे बी 1800 रुपया कहते हैं, ये कहानी जो है उसको दिए। ये कहानी जो है एक जगह और भी लिखी गई है। आई थिंक वो जो भिखारी था वो जलंधर में नहीं था, वो भिखारी वो क्या कलकत्ता में चौपाटी में था, कलकत्ता बॉम्बे की चौपाटी में था। एक अच्छा, ही वाज जनरस, उसमें कोई शक नहीं।
He was very generous. चौपाटी वाली बात लेकिन जो दूसरी है साहब। कहानियाँ कुछ इनके साथ कहानियाँ भी जुड़ जाती हैं। और अच्छी बात है, लेजेंड्स के साथ कहानी नहीं जुड़ेगी तो हमारे तो चौपाटी में जो बात आप कह रहे हैं ना वो दूसरी बात है। चौपाटी में क्या था कि एक किसी जुहू के बंगलों में किसी फिल्म वाले का फंक्शन था। ही एंड केदार शर्मा अटेंडेड दैट फंक्शन बट ही डिडंट लाइक दैट फंक्शन। तो वो जुहू किनारे आ गया और केदार शर्मा उसके पीछे पीछे आ गया। तो उसने एक फकीर को गाते हुए सुना एंड वो इतना उसमें लीन हो गया कि उस फकीर को उसने उसके पाँव को हाथ लगाया सहगल ने और उसके पास जितने पैसे थे सब दे दिए। और केदार शर्मा कहता है यार तुम्हें पता भी है कितने पैसे दिए, तो गिन तो लेता। तो मैंने इसको YouTube पे अपलोड कर दिया। अच्छा कर दिया। तो आप जस्ट राइट मास्टर मदन बाई विजय रंजन, आपको पूरा मिल जाएगा। विजय रंजन RNCH तो आपको पूरा मिल जाएगा। इवन सैगल का भी आपको आप ढूंढने, मैंने पूरा का पूरा अपलोड कर दिया। मैंने कहा कौन 100 रुपए के लिए उसके लिए अपने झंझट करता रहे, जिसको सुनना है सुने। अच्छी बात है, कोई सुनेगा तो अच्छी बात है। आपने प्रिजर्व तो कर दिया। नहीं अच्छी बात, अच्छा है ना, कोई अच्छा म्यूजिक सुनेगा। मुझे सर मुझे ना आपके कहने पे ना एक शेर याद आ रहा है कि इल्मो अदब के सारे ज़माने गुजर गए, इल्मो अदब के सारे ज़माने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए, बाकी तो ज़मीं पे है फ़कत आदमी की भीड़, इंसान को तो मरे ज़माने गुजर गए। इंसान को I missed one thing when he mentioned that 4 people had taught. He had learned from 4 people, Master Madan. First his brother, and who were the other 3? दूसरे कौन थे जिनसे लर्निंग की? जो मास्टर मदन को सिखाया। एक तो उनके मास्टर brother- मदन तो मैंने बताया ना, मास्टर मदन एक तो मैंने बताया ना, उसका सबसे पहले तो उसका बड़ा भाई मास्टर मोहन और रिगरसली सिखाते रहे, और मास्टर मोहन की वजह से उनके घर में बहुत लोग आते रहे। एक और कॉम्पिटिशन। और दूसरा था बाबा नंद गलेर वाले बाबा नंद। तीसरा मेरा ख्याल है रघुनाथ गोसाई था, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं पर गोसाई याद है मुझे, मेरे ख्याल रघुनाथ गोसाई था। और बाकी मैं भी ही वाज कुछ वो प्रजम्पशन है कि एक आध बाई, दैट्स ए प्रजम्पशन होंगे, क्योंकि जलंधर में या बाइयाँ नहीं थी। ये अम्बाला की एपिसोड है। अम्बाला में थी जोहराबाई, अम्बाला वाली तो खैर नोन हो गई है। अम्बाला पर नॉर्मली इसको इधर उधर जाने नहीं देते थे आन स्कॉटेड। तो नहीं वो खुद लेके गए थे, उसके घर वाले लेके गए। और जो भी है कहानियाँ हैं, पर 3 का तो 3 आर ऑथेंटिक। तो है तो कहीं उसकी, लेकिन वो चल पड़ी। सर वो उसको बुखार था जब वो कलकत्ता में उसने सिंगिंग की। कलकत्ता में भी, और वही कह रहे हैं वहाँ उसने दूध पिया और वापस आके मर गया। और वो बुखार भी 102 या कहते हैं 103 बुखार था। दरअसल लोगों ने जो बातें रही करी वो ये सहगल से भी आगे निकल जाता अगर ये रह जाता तो ये लोगों को फिर ये लगा कि कोई उन्होंने जो करी गड़बड़, लेकिन जो ये बात आप कह रहे हैं मुझे वो ज़्यादा ठीक लगी। जब फैमिली आ जाती है ना भी हमें सोर्स ऑफ इनकम बन गया, ये बिल्कुल ज़्यादा यूज मैं भी करना। आया। अब वही हो रहा है बीच की कहानी कि क्या है? आजकल ये जो छोटे छोटे बच्चे सिंगिंग सेंसेशन आते हैं टीवी में, हाँ, उनके साथ भी तो यही हो रहा है। यही कर 7 साल का लड़का है, उनका तो बचपन ही खत्म हो रहा है। 7 साल का बच्चा वो बताइए वो कैसे गाई जा रहा है। अब वो उसके ज़्यादा करेंगे लोग आगे आगे, फिर उसको वो स्टेज पे ले जाएंगे, बाकी इसी काम के लिए पढ़ाई लिखाई सब खत्म कर दी सर, बस पैसा पैसा पैसा। एक ये भी कहते हैं सर कि पंकज मलिक ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पंकज मलिक आल्सो। सैगल सैगल आया, हाँ सैगल था। और ऑफ कोर्स देयर इज अ स्टोरी आल्सो। बस हमारे कमल तिवारी साहब तो पंकज मलिक का गाना सुनाते हैं कई बार। गाना गाते हैं। आपने सुनाया था। कभी अब तो आपको सुना अब तो आपको मैंने 2-3 बार सुनाया और वो मतलब क्या कमल पंकज को बहुत पे खूब देखा गाते वो हैं। बोला ठीक है। आप सुना सकते हैं? विनोद जी अब वो दौर भी शुरू हो जाए। ये उसकी बेटी
हंटर वाली की बेटी ने, फिल्म का नाम था हंटर वाली की बेटी। हाँ एंड दैट गजल जो गाई है उसने, मेरे पास है, आई कैन क्या वर्डिंग क्या है जी इसकी? इज 100% सहगल। कि इवन खान मस्तान जैसे इस कैटेगरी के आदमी को भी सहगल को फॉलो करना पड़ा, बिकॉज द फिल्म डिमांडेड दैट, पीपल डिमांडेड दैट कि कोई भी सिंगर आएगा वो ये गाएगा। सारे तकरीबन पुराने जितने सब लोग शुरुआत वहीं से। मुकेश ने तो बहुत गाने मुकेश तो इसके बिल्कुल कॉपी ही कॉपी करता Of course, था now जी। Mukesh has denied it. I never followed that. दुआ में आपसे कुछ नया रोज, मांगता था दुआ में आपसे कुछ नया रोज, पर आप सब यूं मेहरबान हुए कि खुद ही चल कर आ गए। वाह क्या बहुत अच्छे। इस बात पे तब सुनना शुरू किया तब देखा सारे सहगल की आवाज, बल्कि जब मास्टर मदन आए हैं तो लोगों को ही कंफ्यूजन हो गया था ये मास्टर मदन है कि सहगल है, कौन गा रहा है, इतना मतलब हो गया था। लेकिन मास्टर मदन बहुत आगे निकल गए। Style different थे। हाँ Master Madan. I mean, they cannot be compared. They had their Well, naturally, own area of excellence. Why- पर why- सहगल साहब की तो एज काफी होगी जी, हाँ जी। मास्टर नहीं, मदन के नहीं। मुकाबले उनकी एज तो काफी हाँ होगी। वो भी यंग एज में चले गए सहगल। हाँ गए तो, पर इनसे एज गैप तो काफी मेरे होगा। ख्याल 47 की एज थी शायद, 43. 43 की, सहगल की भी एज 43 थी। 48. इनकी 15 साल की थी। ये 15 I mean, first of course, the ignition point was Satish. अब सतीश को मैंने बुलाया, सतीश की वो जो रिकॉर्डिंग है सतीश, इट वॉज हॉरिबल, यू कैन लिसन टू इट, बिकॉज उन दिनों पुराना रिकॉर्ड घिस जाए तो क्या हालत होती है आप देखिए। और देन सतीश का जो है ना, सतीश का जो क्रिटिसिज्म है, एनालिसिस है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, बस वाह वाह, अरे भाई वाह वाह तो है ही, बट वाह से थोड़ा आगे ये क्यों वाह है ये कोई नहीं बताता। सो दैट इज द इशू। वाह तो सभी कर देते हैं, बस उसका अरे क्या बात है, और उसके साथ पे जोड़ देगा कि बस वो मेरे मामा जी उस वक्त ये यहाँ थे और उससे हुआ, और फिर कोई कहानी जुड़ जाएगी, इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट मेक्स कोई तो होगा इसके पीछे का। फिर मुझे ये फोटो मिली और आई ऑलवेज फेल्ट दैट शंकर व्यास का काफ़ी इन्फ्लुएंस। अच्छा ये सर, एक्सक्यूज में बीच में टोक रहा हूँ, ये जो एनालिसिस आपने किया है सहगल और मदन, इनका मास्टर मदन का, क्या ये एनालिसिस किसी और ने भी किया है, या ये चीज़ किसी और के जहन और पे ने होगी, किया हो तो या ये आपकी ओरिजिनल आपकी मुझे सोच इल्म नहीं है, है। सिर्फ आप ही की सोच है ये? मेरी सोच नहीं है, नहीं, वो एनालिसिस वो रिसर्च बेस है सर, मैं सोच मानता नहीं हूँ, है, रिसर्च सोच नहीं बेस है। दिस इज बेस्ड ऑन हाउ आई हैव अंडरस्टूड म्यूजिक, और उसके जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके होता है, सोच नहीं होती है ये तो। दिस इज यू नो, यू सेगमेंटाइज एवरीथिंग, यू डिसएग्रीगेट एवरीथिंग एंड देन यू से कि अच्छा इसका अलंकार ये है, इसका अलंकार ये है, इसी का यही अलंकार ये है, तो दिस ये सोच नहीं है, दिस इज रिसर्च है वो, मैं समझता हूँ रिसर्च है। दिस हैज टू बी एनालाइज्ड। लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी को क्या वो स्टारवर्ड्स है जो इस फील्ड के, वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मे बी कंक्लूजन मे नॉट बी एक्सेप्टेड, और मेरी जो एनालिसिस या डाइसेक्शन है दैट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल, और दैट मे नॉट बी ट्रू आल्सो। आई डोंट क्लेम आपकी individual भी हो सकती है। ठीक है, डाइसेक्शन में कुछ और भी तो निकल सकता है, बट मैं उससे पहले पढ़ा होगा, देयर मे बी पीपल हु मे हैव डन इट अर्लियर, लेकिन उस वक्त के सिर्फ जो कहते हैं ये अखबारों के जो रिव्यूज़ हैं मास्टर मदन के मिलते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन 3-4 ही हैं, 3-4 ही हैं उसके गाने के रिव्यूज़, और रिव्यूज़ में भी वही वाह ज़्यादा होती है, एनालिसिस कम होता है, नहीं मिलते। लेकिन फिर भी आपके पास पुख्ता सबूत हैं कुछ जिससे आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, स्ट्रेस कर सकते हैं उस चीज़ को कि ये है? मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, चैलेंज करने वाले चैलेंज भी कर सकते हैं, मुझे लगता है इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आर्ट, है जी? this is an art. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर एक की परसेप्शन अलग हो It सकती doesn't है। have to be a science which can be experimented बिल्कुल, and you know this result has to come. सही है। painting Art and you see there is different interpretation. इट्स अ डिफरेंट हर एक की perception अलग है। थोड़ी डिफरेंस हो जाती है, हर आदमी की हो जाती है परसेप्शन, पर
पर परसेप्शन का एक बेसिस तो होना चाहिए। हाँ बेसिस होना तो हम बेसिस की बात आप बेसिस लेके चलिए। बेसिस के बाद परसेप्शन कुछ भी हो सकती है। आई वाज ट्राइंग टू एनालाइज बाय मेकिंग बेसिक, ये बेसिक ये है, अब उस बेसिस पे आप जो करना चाहें करें। लेकिन जो भी है सर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही Interesting, इंटरेस्टिंग। ठीक है। ये एस्पेक्ट हमने सोची नहीं थी कभी कई चीजें कि ये चीज़ भी हो सकती है। जैसे सैगल करके पी के गाते थे, हाँ आपको कुछ ज़्यादा पता इन्होंने वॉइस के बारे में जैसे बताया, उनकी वॉइस कैसे क्यों- चेंज हुई, क्यों पी के गाते थे ये रीजन किसी को नहीं पता। मेडिटेटिंग का जो बताया इन्होंने। वो जो मैंने भी सुना थोड़ा कहीं से, जी उनकी कोई फ्रेंडशिप थी किसी से, वो लेडी का नाम पता नहीं मुझे नहीं, पर मैंने जो सुना है जलंधर में थी, वो कुंती नाम था उसका। तुलसीराम जी तो एक तुलसीराम जी उनकी लड़की लड़की का नाम, वैसे तुलसीराम जी एक पंजाबी घराने के बड़े उस्ताद रहे हैं। और मैं जस्ट एक लिटिल सॉरी शॉपिंग, नहीं नहीं लता मंगेशकर को कहा गया था तुलसीराम से सीख के आए। ये सच्ची बात है। नहीं, मैं बताऊं क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जलंधर माल्टन में प्रताप अखबार में था, तो वहाँ रहते थे माल्टन के सामने ही वो फैमिली थी। तो मेरे मदर जाया करते थे, वो जो उनकी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसकी एरियो में ना ऐसे दरारें पड़ गई, वो चूटियाँ चलती रहती थी, लेकिन वो याद हमेशा सैगल को करती रहती थी। तो वो उन्होंने कहा भी इसकी नाम फेर था उसे, लेकिन वो भी लास्ट तक कहते याद उसने भी रखा, भूला नहीं वो। तो ऐसे पता नहीं है असलियत कहाँ तक है, उनके लोगों से सुना मैंने। लेकिन फिर वो दर्द तभी आता था, दर्द भी तभी आता है आवाज में सुपर कहीं से मिला होता है तो। ऐसी क्या कहते बात? उनका मतलब पहले शुरू से ही था। अगर कहीं से दर्द मिला होगा तभी दर्द आएगा आवाज में। सोज, साज और सोज ये दोनों साथ चलते हैं। बदला जाए मेरे ख्याल से एक गजल सुनते हैं हाँ राजीव भी बैठे। आवाज़ पता लगा मास्टर मदन साहब के बारे में कि उनसे पहले रही है। ये गज़ल हसरत जयपुरी साहब की, और आप हाँ ये कौन आ गई, महकी महकी ये कौन आ गई, महकी महकी फजा, महकी महकी हवा, महकी महकी ये कौन आ गई, महकी महकी फजा, महकी महकी हवा, महकी महकी ये कौन आ गई। वो आँखों में काजल, वो बालों में गजरा, वो आँखों में काजल, वो बालों में गजरा, हथेली पे उसके हिना, महकी महकी ये कौन आ गई, दिलरुबा, महकी महकी फजा, महकी महकी हवा, महकी महकी ये कौन आ गई।
महकी महकी फजा, महकी महकी हवा, महकी महकी ये कौन आ गई। सवेरे सवेरे मेरे दर पे आई, सवेरे सवेरे मेरे घर पे आई। वो हसरत वो बादे सबा, महकी महकी ये कौन आ गई। दिलरुबा महकी महकी ये कौन आ गई। दिलरुबा महकी महकी हवा, महकी महकी फजा, महकी महकी ये कौन आ गई। ये कौन आ गई। ये कौन आ राजीव जी एक और सूचना। अभी थोड़ा सा हम आप भी गाओ दे कोई जाएगा। हुजूर आपका भी एहतराम करता चले। एहतराम करता चलूं। इधर से गुजरा था, इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। इधर से गुजरा था, इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। निगाह दिल की यही आखिरी तमन्ना है। निगाह दिल की यही आखिरी तमन्ना है। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम करता चलूं। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम करता चलूं। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं।
सलाम कर चलूं हुजूर आपका मेरा ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं सही, लेकिन ये मेरे ख्वाबों की दुनिया नहीं सही, लेकिन अब आ गया तो 2 दिन कयामत का चलूं हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं इधर से गुज़रा था सोचा सलाम करता चलूं हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं ला ला हमने चाय पीनी है तो उठ के पी सकते हैं। सर एक छोटी सी ठुमरी 5 मिनट की पहुंची भाई पहुंची सर 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, ठुमरी एक छोटी सी पेश करने जा रहा हूँ। बरसन लागे बरसन लागे बरसन बरसन लागे सावन बुंदिया राजा बिन लागे ना मोरा दिया बरसन लागे सावन बुंदिया राजा बिन लागे ना मोरा दिया बरसन
रकबा अपना मैं ना कहूँगी, एक नजर बस देख मरूंगी। तेरे बिन लागना और दिया बरसन लागे सामने दिया राजा। तेरे बिन लागना मोरा जिया बरसन लागे बरसन लागे। ये राग छीन दिया सब बरसन लागे बरसन लागे बरसन लागे रे बरसन लागे रे बरसन लागे बरसन लागे सावन पुतिया राजा। बिन लागे ना मोरा दिया बरसन मेरा भी तुम नाम ना लेना, मेरा भी तुम नाम न लेना। मिल जाए तो ये कह देना, मिल जाए तो ये कह देना। एक दीवाना ये कहता है, एक दीवाना चुप रहता है। एक दीवाना 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 दीवाना, एक दीवाना चुप रहता है। कहता है तो ये कहता है, तोरे बिन लागे ना मोरा दिया बरसन लागे सावन दिया राजा। तोरे बिन लागे ना मोरा दिया बरसन लागे 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 सावन पुतिया राजा। तोरे बिन लागे ना तोरे बिन लागे ना तोरे बिन लागे ना मोरा जिया। क्या बात है, क्या बात है। चलो समा बांधी है पंजाबी में। ये कविता जी का करवाओ हाँ, हाँ। कविता जी पंजाबी कविता चाय जी ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक मेरी आँख काशनी, दूजा रात में वो नींद लेने मारिया। शीश नूं तरेड़ पै गई, वाल मुझ जीते आज जदों मारिया। एक मेरी आँख काशनी, एक मेरी आँख काशनी, दूजा रात में वो नींद लेने मारिया। शीश नूं तरेड़ पै गई,
उसदी नीक गल माड़ी उसदी लाई लगूए मां ने बगाड़िया नीक मेरी अख काशी दूजा रात दे नींदरे ने मारिया नीक मेरी अख काशी। वेरी गुड। कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता, कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता, कोई रहेगा अरे ओ आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है, अरे ओ आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है, खुशी के चार चौके से गुजर जाए, खुशी के चार चौके से गुजर जाए, तेरी दुनिया ऐसा कोई ना मिलिया बे मैं ढूंढ थकी, मैं जड़ा गया मोड़ ले आमदाई, साडे चमदियां जुतियां करे कोई, वारिस शाह जे सुना मैं आमदाई। नींद चुराई मेरे मैं बहुत ऊंचे तक कैसा ही है ऐसे ही मेरे गले जा गया सर। ऐसे ही जा बेईमान
बिना थोड़ा गला लग गया। गो मैं नाली चक लेना। मेरी अखियां दी नींद चुरा, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुरा। हाय जा बेमाना, जा बेमाना, जा हर जाई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। जावे बेईमाना किथे ने ओ शमा, किथे गए ओ सवेरे वे, पल भी नी लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे। हाय किथे ने ओ शमा, किथे गए ओ सवेरे वे, पल भी नी लंघदा सी तेरा बिन मेरे वे। अज मैनू तक नाए, अज मैनू तक नाए, जिवें मैं पराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। परेशान चेहरे दी तू पढ़ ले किताब वे, देख मुरझाए किवें होठां दे गुलाब वे। परेशान चेहरे दी तू पढ़ ले किताब वे, देख मुरझाए किवें होठां दे गुलाब वे। हाय कजला ना पाया बे मैं, कजला ना पाया ना मैं, गुत कदे वाही, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई, तू ते मेरी बहुत ताड़ी मारो। एक अरदास रहबर तेरे चरणों में हर सांस गुजर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर सांस गुजर जाए। जिस श्वास तुझे भूलूं, जिस श्वास तुझे भूलूं, वो श्वास ठहर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। मुझे तेरा सहारा है, मैं और किधर जाऊं, तू है तो विवेक भी है, बिन तेरे मैं मर जाऊं, बिन तेरे मैं मर जाऊं। क्या
शरीरों